आप सभी का सनीताज एकेडमी में स्वागत है। और आज के सेशन में हम 10 प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करेंगे जो कि सीजर साइंस पेपर 2 में पूछे गए हैं। अभी मैंने एक ऐसी ही सीरीज स्टार्ट की है जहाँ पर मैं रोज़ तो नहीं, मतलब क्वाइट रेगुलरली मैं क्या करती हूँ कि आपको 10 क्वेश्चंस सॉल्व कराती हूँ, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस टाइप के रिवीजन वर्क से क्या हो जाता है कि जो कॉन्सेप्ट हमारा बच गया है, क्योंकि अभी हमारे पास समय ज़्यादा नहीं बचा है। 7 जुलाई को सीटेड एग्ज़ाम होने वाला है, तो हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, टॉपिक्स तो पढ़ेंगे ही, मतलब हम रिवाइज करेंगे, साथ ही साथ उनसे रिलेटेड जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है उनको करेंगे। तो उसीलिए मैंने इस टाइप के सेशंस अभी आपके लिए लाए हैं। तो आज हम 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो आप भी मेरे साथ साथ सॉल्व करिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आउट ऑफ 10 आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा आज का जो पहला प्रश्न है, यहाँ पर हमसे कहा गया है अ कार मूव्स विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर द फर्स्ट हाफ एन आवर। सो एक कार है, वो पहले के आधे घंटे कितने स्पीड से चल रही थी, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, एंड विद अ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर इन द नेक्स्ट हाफ आवर। और जो उसके बाद का आधा घंटा है तब उसने 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चली। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार। तो हमको उसने इस दौरान कितना डिस्टेंस कवर किया है उसको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम एक फॉर्मूला क्या जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, और दूसरा यही से एक और रिलेशन बनता है कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो हमको यहाँ पर स्पीड 1 क्या बताया गया है, 60 किलोमीटर पर आवर, और हमको टाइम t1 क्या बताया गया है, वो हमको बताया गया है हाफ एन आवर। तो हम उसको हाफ ही पकड़ के चलेंगे, ठीक है। तो अगर हमको d1 मतलब डिस्टेंस जो पहले के आधे घंटे में उसने कवर की, उसको अगर हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, 60 इंटू 1/2, तो हमको ये किलोमीटर में आंसर मिलेगा। तो वो आ रहा है हमारा 30 किलोमीटर आया यहाँ पे आंसर, ठीक है। दूसरे केस में, मतलब दूसरे सिनारियो में हमको क्या बताया है कि जो स्पीड 2 है वो है 45 किलोमीटर पर आवर, ओके। और जो हमको टाइम बताया गया है टाइम t2, वो क्या है, वो भी अगेन हाफ एन आवर ही है। तो अगर हमको d2 निकालना है, मतलब नेक्स्ट केस में उसने कितना डिस्टेंस तय किया है, तो हम क्या करेंगे, जो स्पीड हमको दी गई है उसको टाइम के साथ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और हमारा क्योंकि डिस्टेंस है तो आंसर किस में आएगा, किलोमीटर में आएगा। तो अगर हम 2 को 45 से डिवाइड करें, मतलब 45 को 2 से डिवाइड करें, तो ये हो जाएगा 2 2 4, ठीक है। और फिर 2 2 4, 1 रिमाइंडर बचेगा, तो ऐसे करके 2 5 10, तो ये हो जाता है 22.5 किलोमीटर। अब पूरी जर्नी में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया था, तो टोटल डिस्टेंस अगर हम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, d1 प्लस d2 करेंगे, है ना। तो d1 हमारी कितनी थी, 30 किलोमीटर थी, प्लस d2 कितनी है, 22.5 किलोमीटर। सो ये किलोमीटर यहाँ पे लिखा, तो ये हो जाता है 52.5 किलोमीटर, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। तो यही इसका सही उत्तर है। तो हिंदी वाले जितने भी लर्नर्स हैं, आप एक बार इस प्रश्न को पढ़ लीजिए, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है उसको आप देख लीजिए कि आपका भी आंसर 52.5 किलोमीटर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पर हमसे कहा गया है A displaces B and C from their solved solution। So A जो है वो B और C को उनके सॉल्व सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, जो A है उसकी रिएक्टिविटी ग्रेटर है B और C दोनों से ही, ठीक है। बट व्हेन पुट इन सॉल्व सोल्यूशन ऑफ D देयर इज नो रिएक्शन। बट इसी को A को जब हम D वाले सॉल्व सोल्यूशन में डालते हैं तो तब कोई रिएक्शन नहीं होता। तो ऐसा कब होगा, जब A से D की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, ठीक है। B डिस्प्लेसेस C फ्रॉम इट्स सॉल्व सोल्यूशन, और जो B है वो C को उसके सॉल्व सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है, कर पाता है। तो जो ऑर्डर बन रहा है रिएक्टिविटी का वो कुछ ऐसा है। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो कौन है, वो है इस साइड D, और जो इस इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो लीस्ट रिएक्टिव है वो कौन है, वो है C। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, द सेकेंड मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज, तो ये तो फर्स्ट था,
तो सेकेंड मोस्ट कौन हुआ? सेकेंड मोस्ट हुआ ए, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। हिंदी में ये रहा आपका प्रश्न और आप देखिए कि आपका सही आंसर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमसे कहा गया है वैक्सीनेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इम्यूनाइजेशन दैट इज डेवलपिंग इम्यूनिटी ऑफ अ पर्सन अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिजीज। सो जो हमको सुई लगती है वो एक्चुअली क्यों लगती है? ताकि जो हमारी इम्यूनिटी है वो डेवलप करे अगेंस्ट कोई पर्टिकुलर डिजीज। जैसे कि हेपेटाइटिस की सुई लगती है, फिर कोरोना के लिए हमको सुई लगी थी। तो क्यों लगी? ताकि उस वायरस के अगेंस्ट हमारी बॉडी क्या बनाए? एंटीबॉडीज बनाए और हमारी इम्यूनिटी या हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको बूस्ट करने के लिए वैक्सीनेशन की जाती है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग वैक्सीन्स? तो वैक्सीन्स के बारे में कौन कौन से स्टेटमेंट सही है उनको हमें चुनना है। तो क्या कह रहे हैं? अ वैक्सीन इज अ लाइव और एटीन्यूएटेड जर्म। तो ये बात सही है कि वैक्सीन में हम जिंदा जर्म को भी दे सकते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उसको हम अंदर उसको भेज सकते हैं, या फिर जर्म के जो इन्फेक्टिव पार्ट्स हैं उनको हटाकर भी हम अपने बॉडी में उसको डाल सकते हैं। ठीक है, तो वैक्सीन इज अ लाइव और एटीन्यूएटेड। एटीन्यूएटेड मतलब क्या? कि जो ऐसे पार्ट्स उस जर्म के जो हमारे लिए हार्मफुल है उनको हम हटाकर या उनमें कुछ फेर बदल करके फिर हम वैक्सीनेशन करते हैं। तो ये बात सही है। अ वैक्सीन प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज इन द बॉडी अगेंस्ट स्पेसिफिक डिजीज। तो ये बात भी सही है, क्योंकि वैक्सीन जैसे ही हम इंजेक्ट करते हैं तो क्या होता है कि उस वैक्सीन में या तो जर्म लाइव फॉर्म में है या एटीन्यूएटेड फॉर्म में है, या जो जैसे कोरोना वायरस के कुछ पार्टिकल्स हो सकते हैं जो कि हमारे जो इम्यून सेल्स है उसको एक्टिवेट करे, जिस वजह से वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करे। तो इससे क्या होता है कि जो एंटीबॉडीज़ बनेंगी वो एक स्पेसिफिक डिजीज़ के अगेंस्ट ही बनेगी, एक स्पेसिफिक पैथोजन के अगेंस्ट ही बनेगी। तो ये बात तो सही है। वैक्सीन्स आर अवेलेबल फॉर ह्यूमन बींग्स ओनली। तो ये बात गलत है, क्योंकि मेरे 2 पेट कैट्स भी हैं तो उनको हर साल वैक्सीनेट करना होता है, क्योंकि उनको भी कुछ जानलेवा बीमारी होती है। तो एनिमल्स के लिए भी वैक्सीन्स अवेलेबल है। वैक्सीन्स कंटेन एंटीबायोटिक्स विच किल जर्म्स। तो ये बात गलत है। एंटीबायोटिक्स वैक्सीन में मतलब नहीं होती है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स तो दवाई के तौर पर हम खुद खाते हैं। ठीक है, और एंटीबायोटिक्स किसके अगेंस्ट इफेक्टिव है? बैक्टीरिया के अगेंस्ट इफेक्टिव है। कभी कभार ये फंगल डिजीजेस के अगेंस्ट भी काम करती है। वैक्सीन्स आर इफेक्टिव अगेंस्ट ओनली वायरल डिजीजेस। तो ये बात गलत है। तो यहाँ पर जो सही स्टेटमेंट्स थी 5 में से उनको हमें चुनना था। तो ए और बी सही है, और ए और बी हमको ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। ये रहा क्वेश्चन आपके लिए हिंदी में। और देखिए, आप बताइए कि आउट ऑफ 1 2 3 4 किस ऑप्शन को आप लॉक करना चाहेंगे। तो देखिएगा कि आपका आंसर भी ऑप्शन नंबर 1 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमसे पूछा गया है नायलॉन इज यूज टू मेक पैराशूट्स। तो जो पैराशूट्स है उसको बनाने के लिए हम नायलॉन का इस्तेमाल करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ नायलॉन मेक्स इट सूटेबल फॉर दिस पर्पस। सो एक्चुअली पैराशूट्स बनाने के लिए जो हम नायलॉन का इस्तेमाल करते हैं तो ऑब्वियसली उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होगी, कुछ खूबियाँ होंगी जिस वजह से हम उससे ही पैराशूट्स बनाते हैं। तो इनमें से आउट ऑफ ABCDE and F इनमें से कौन सी प्रॉपर्टीज़ है नायलॉन की जो उसको सूटेबल बनाती है पैराशूट्स बनाने के लिए? तो सबसे पहले क्या है? पैराशूट्स हवा में उड़ती है, और हवा में कौन सी चीज़ें उड़ेंगी जो कि हल्की होगी? सो इट इज़ लाइट। ठीक है, प्लस हवा में क्या होगा? हवा में ड्रैग होगा। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स होगा। तो उससे अगर ये फट गया तो क्या हो जाएगा? फिर तो हमारी जान पे आ जाएगी। तो नायलॉन को क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है इसलिए भी पैराशूट होता है, प्लस वो इलास्टिक भी है जिस वजह से उसका इस्तेमाल पैराशूट बनाने में होता है। तो यहाँ पर ABC जो है यही सही है। इट इज़ फायर रेजिस्टेंट, इट इज़ शाइनी है, बट शाइनी है इसलिए इसका पैराशूट में इस्तेमाल होता है, तो ये उसका सूटेबल रीज़न नहीं है। इट इज़ रिंकल फ्री, ये भी वो सूटेबल रीज़न नहीं है जिस वजह से उसका पैराशूट में इस्तेमाल होता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ABC, जो कि ऑप्शन 2 में दिया गया है। ये रहा क्वेश्चन आपके लिए हिंदी में। और देखिए कि आप कौन सा ऑप्शन पे ताला लगाना चाहेंगे। देखिए ऑप्शन नंबर 2 पे आप ताला लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं। अगर लगा रहे हैं तो आपका आंसर सही है।
आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमसे पूछा गया है चूज द करेक्ट ऑप्शन। सो असर्शन और रीजन के तौर पे हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, तो हमको जो सही ऑप्शन है उसका चुनाव करना है। असर्शन में कहा गया है लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स, तो ये बात सही है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लिक्विफाई करके हम उसको फायर एक्सटिंग्विशर्स के जो कैन होते हैं उसमें, या सॉरी सिलेंडर्स होते हैं, उस पर हम रखते हैं। रीजन में कहा गया है कार्बन डाइऑक्साइड इज लाइटर देन ऑक्सीजन एंड हेंस कट्स ऑफ द ऑक्सीजन सप्लाई, तो ये बात गलत है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इज हेवियर देन ऑक्सीजन, ठीक है। तो उस हिसाब से हमारा असर्शन तो सही है बट जो रीजन है वो गलत है, तो इसलिए असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। ये इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। देख लीजिए हिंदी में भी प्रश्न आपको दिया गया है, पढ़ के आप देखिए कि आप लोगों का भी आंसर ऑप्शन नंबर 3 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमसे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बैक्टीरिया आर ट्रू। सो बैक्टीरिया के बारे में हमको ABCDENF इतने सारे स्टेटमेंट्स दी गई है, इनमें से बैक्टीरिया के बारे में जो सही स्टेटमेंट है उसको हमको चुनना है, जिस ऑप्शन में दिया गया उस ऑप्शन को चुनना है। तो सबसे पहले दे हेल्प इन ब्रेक डाउन ऑफ सेल्यूलोज इन हर्बीवोर्स। सो घास फूस खाने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनको हम हर्बीवोर्स कहते हैं, और प्लांट के जो प्रोडक्ट्स होते हैं या लीव्स होती है या जो भी खाते हैं वो घास फूस, तो प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल होता है, सेल वॉल में सेल्यूलोज होता है, सेल वॉल सेल्यूलोज का बना हुआ है, और ये जो सेल्यूलोज है इसको डाइजेस्ट करने के लिए हर्बीवोर्स के गट में कुछ बैक्टीरिया मौजूद होती है जो एक एंजाइम रिलीज करती है जिसका नाम है सेल्यूलेज। ये जो सेल्यूलेज एंजाइम है ये सेल्यूलोज को तोड़ती है और उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है, तो ये बात तो सही है। दे एड इन डाइजेशन प्रोसेस इन ह्यूमन बींग्स, ये बात भी सही है। हमारे गट में भी गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे गट का जो एनवायरनमेंट है उसको अच्छा बनाकर रखते हैं, हमारे हजम होने में खाने को हेल्प करते हैं, खाना डाइजेस्ट होने में हमको हेल्प करते हैं। दे आर यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, तो ये बात भी सही है, बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है एंटीबायोटिक्स के बनाने में। दे आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ केक्स, तो ये बात गलत है, केक्स बनाने के लिए ईस्ट का भी इस्तेमाल होता है, फिर बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा का भी इस्तेमाल होता है, तो बैक्टीरिया का तो इस्तेमाल होता नहीं है। दे आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, तो अल्कोहल के बनने में, अल्कोहल और वाइन के बनने में हम ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो ये बात भी सही नहीं है। दे आर यूज्ड इन ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन बायोगैस प्लांट, मतलब जहाँ पर बायोगैस बनती है तो बायोगैस प्लांट में जो ऑर्गेनिक मैटर प्रोवाइड की जाती है उसको तोड़ने में बैक्टीरिया का योगदान होता है, तो ये बात भी सही है। तो कौन कौन से स्टेटमेंट सही हुए, A, B, C और F। A, B, C और F हमको ऑप्शन 2 में दिया गया है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ये रहा क्वेश्चन आपके लिए हिंदी में, और देखिए आप लोगों का भी ऑप्शन नंबर 2 ही सही उत्तर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और जिस तरीके से मैंने इसका आंसर एक्सप्लेन किया है क्या आप भी वही सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे। आगे बढ़ते हैं नई क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमसे कहा गया है सॉल्ट इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स बिकॉज, तो नमक का हम इस्तेमाल करते हैं एज प्रिजर्वेटिव अचार में, क्यों। प्रोवाइड्स एसिडिक एनवायरनमेंट टू किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो ये बात तो गलत है, ये काम तो विनेगर का है, ठीक है, वो एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो ग्रो ना कर सके और अचार लंबे समय तक फ्रेश रहे, खाने लायक रहे। रिड्यूसेस मॉइस्चर कंटेंट विच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो ये बात सही है क्योंकि आपने देखा होगा ना, आप कोई भी सब्जी काटिए और उसमें थोड़ा सा आप नमक छिड़क दीजिए तो जितना भी पानी होता है वो निकल कर आ जाता है। तो सॉल्ट को हम पिकल्स में एज अ प्रिजर्वेटिव इसीलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो मॉइस्चर कंटेंट को कम कर देता है और ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रोथ के लिए मॉइस्चर की ज़रूरत होती है और प्रॉपर टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। तो अगर मॉइस्चर कंटेंट ही कम कर दी जाएगी तो उनकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी, तो ये रीज़न तो सही है। कट्स ऑफ एयर सो दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट एंटर, ऐसा कुछ भी काम नहीं करता है सॉल्ट। कंटेन्स केमिकल्स विच किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसा भी कोई काम नहीं है। तो यहाँ पर जो सही रीज़न है जिस वजह से हम सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं पिकल्स में एज प्रिजर्वेटिव वो है ऑप्शन नंबर 2।
हिंदी वालों के लिए भी यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। आप आराम से वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पढ़िए और देखिए कि आपका भी आंसर ऑप्शन नंबर 2 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है टू अनचार्ज्ड बॉडीज एक्स एंड वाई आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर। सो दो अनचार्ज्ड बॉडीज है, ठीक है, दोनों को एक दूसरे के साथ घिसा गया है। सो एक्स एंड वाई एक्वायर, एक्स एंड वाई में कैसा चार्ज एक्वायर करेगा वो दोनों। तो हम क्या जानते हैं कि जब भी हम दो अनचार्ज बॉडी को घिसते हैं तो उनमें इक्वल चार्ज होता है और ऑपोजिट चार्ज होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 19, मतलब इस सेशन का नवा क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमसे कहा गया है हमको ब्लड सेल ABC और उनके फीचर्स बताए गए हैं। तो फीचर्स को स्टडी करके हमको ब्लड सेल ABC को समझना है कि किसके बारे में बात हो रही है। तो ब्लड सेल A डिस्क शेपेड है, आग बंद करके हम बोल सकते हैं ये रेड ब्लड कॉर्पसेल्स है, क्योंकि इनकी डिस्क शेपेड स्ट्रक्चर होती है, बाइकॉन्केव होते हैं ये। बी कह रहा है चेंजेस शेप। सो चेंजेस शेप कौन होता है? जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो अपना जो शेप है उसको चेंज कर सकते हैं। हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। सो ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन में प्लेटलेट्स हेल्प करते हैं। सो उस हिसाब से ए हमारा रेड ब्लड सेल 2 जगह पे दिया गया है, बी यहाँ पर व्हाइट ब्लड सेल बताया गया है, सी प्लेटलेट्स बताया गया है। तो अगेन इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। एक बार आप लोग हिंदी में भी इस प्रश्न को देख लीजिए और देखिए कि आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बढ़ते हैं इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं साइंस का, मतलब जो टॉपिक से रिलेटेड। तो मैं 10-10 करके सेशंस बना रही हूँ, वरना एक वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और लोग बोर भी हो जाते हैं। सो 10-10 करके मैं ऐसे सेशंस बनाती हूँ। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 है, बट आज के सेशन का ये 10वां क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कहा गया है द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन अ लार्ज कंटेनर इज 50 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास एक बड़ा सा कंटेनर है, उसमें जो पानी रखा हुआ है उसका टेम्परेचर कितना है? वो है 50 डिग्री सेल्सियस। अनीता फिल्स दिस वाटर इन अ 250 ml बीकर ए, जो कि बीकर ए है, और 750 ml बीकर बी अप टू ब्रिम। तो क्या करती है अनीता? 250 ml का एक बीकर लेती है जिसको ए कहा गया, लेबल किया गया है, और एक 750 ml का बीकर लेती है जिसको उसने बी लेबल किया है, और उसको एकदम ऊपर तक भर देती है। Which of the following statements are correct? So इनमें से ABCD में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? सबसे पहले आपको एक चीज पता होना चाहिए कि जो टेम्परेचर होता है और ये जो हीट जो टर्म होता है, ये दोनों अलग चीज है। टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। और हीट क्या है? ये एक तरीके का एनर्जी है, ठीक है। तो दोनों चीज अलग है। अब देखिए यहाँ पर ए में बताया गया है द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन ए एंड बी इज सेम। तो देखिए 50 डिग्री सेल्सियस था बड़े कंटेनर में, उसको हम किसी भी बीकर में डाल दो, ठीक है, वहां पर भी उस वाटर का टेम्परेचर क्या रहेगा? वही रहेगा, ठीक है, अगर हीट लॉस ना हो तो ए तो सही है। नेक्स्ट बताया द अमाउंट ऑफ हीट इन ए एंड बी इज सेम। सो अमाउंट ऑफ हीट ए और बी में सेम नहीं है, टेम्परेचर सेम है, अमाउंट ऑफ हीट ए और बी में सेम नहीं है। द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन ए इज लेस देन दैट ऑफ वाटर इन बी, ये बात भी गलत है क्योंकि टेम्परेचर ए और बी जो बीकर है दोनों की ही सेम है। द अमाउंट ऑफ हीट इन वाटर इन ए इज लेस देन दैट ऑफ इन बी, ये बात सही है क्योंकि जो 250 ml बीकर है उसमें पानी कम है, तो उसमें जो उसने हीट पकड़ के रखा है वो भी कम है। जो बीकर बी है उसमें पानी ज़्यादा है, तो वहाँ पर हीट भी ज़्यादा है, इसीलिए अमाउंट ऑफ हीट इन वाटर इन ए बीकर इज लेस देन दैट इन बी बीकर, ये बात सही है। तो उस हिसाब से ए और डी जो स्टेटमेंट है वो सही है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ये रहा क्वेश्चन आपके लिए हिंदी में, आप आराम से इसको पढ़िए वीडियो को पॉज करके और देखिए कि आपका सही उत्तर ए और डी बनता है कि नहीं बनता है।
इसी के साथ मेरा आज का जो सेशन है यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपने मेरे इस वीडियो से कुछ सीखा है तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। आप अपने जो स्कोर है उसको कमेंट कर सकते हैं। मेरे चैनल सनीताज अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके रखें। इसी टाइप के वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो रिलेटेड टू सीटेट साइंस पेपर 2 एग्ज़ाम आपको मेरे चैनल पे मिलते रहेंगे। ऐसी ही वीडियो के साथ मैं दोबारा आपसे मिलूंगी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।